हेलो क्लास 12। हम लोग एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस कर रहे हैं और बीच में हमने दो पार्टियों के बारे में आपसे बताया था। सोशलिस्ट पार्टी तक हमने कर लिया। चलिए थोड़ा कांग्रेस के बारे में भी जानते हैं कि फर्स्ट 3 इलेक्शन में वो इतने ज़्यादा डोमिनेंट थे, उसकी क्या क्या वजह हो सकती है। India is nature of Congress dominance. India is not the only country to have experienced the dominance of one party. भारत ही एकमात्र ऐसा देश नहीं है कि जहाँ पर एक पार्टी इतनी डोमिनेंट रही हो। दुनिया में बहुत सारे देश हैं जिसमें एक पार्टी बहुत डोमिनेंट रही है स्वतंत्रता के तुरंत बाद। इफ़ वी लुक अराउंड द वर्ल्ड वी फाइंड मेनी अदर एग्जाम्पल ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। और अगर आप दुनिया पर नज़र डालें तो बहुत सारे देश आपको ऐसे मिलेंगे जहाँ पर एक ही पार्टी बहुत डोमिनेंट रही थी। बट देयर इज़ अ क्रूशियल डिफरेंस बिटवीन दीज एंड द इंडियन एक्सपीरियंस। लेकिन दुनिया के दूसरे देशों का और भारत का अनुभव बिल्कुल अलग अलग है। इन द रेस्ट ऑफ द cases, the dominance of one party was ensured by compromising democracy. दुनिया के दूसरे देशों में ये देखा गया है कि एक पार्टी डोमिनेंट हुई ज़रूर है, लेकिन वहाँ पर उन्होंने डेमोक्रेसी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया। डेमोक्रेसी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने का क्या मतलब हुआ है? मतलब कहने को तो वो डेमोक्रेसी है, लेकिन तरीके गलत अपनाते हैं, गलत तरीके अपनाते हैं। दुनिया को दिखाते हैं कि हम डेमोक्रेटिक हैं, लेकिन तरीका उनका गलत है। जैसे अभी देखिए यहाँ पर इन सम कंट्रीज़ लाइक चाइना, क्यूबा, सीरिया, द कॉन्स्टिट्यूशन परमिट्स ओनली अ सिंगल पार्टी टू रूल द कंट्री। जैसे आप देखिए चाइना में, क्यूबा में, सीरिया में, इन सभी देशों में उनका संविधान ऐसा बना हुआ है कि बस एक ही पार्टी देश के अंदर हो सकती है जो रूल करे, देश को चलाए। सम अदर लाइक म्यांमार, बेलारूस, इजिप्ट एंड Eritrea are effectively one party state due to legal and military measures. इसके अलावा ये सभी देश म्यांमार, बेलारूस, इजिप्ट, एरिट्रिया, ये सभी देश ऐसे हैं यहाँ पर वन पार्टी सिस्टम चलता है क्योंकि ये कानूनी और मिलिट्री तरीके से चलता है इनके यहाँ, है ना, डेमोक्रेसी नहीं है। Until a few years ago, Mexico and South Korea and Taiwan were also effectively one party dominant state. उसके बाद अभी कुछ साल पहले ये देखा गया कि मेक्सिको, साउथ कोरिया और ताइवान ये भी इसी तरह के देश बन गए जहाँ पर एक पार्टी डोमिनेंट रही है। What distinguished the dominance of Congress party in India from all these cases was it happened under the democratic condition. भारत में 3 लगातार इलेक्शन में कांग्रेस जीती। इसका मतलब ये नहीं था कि हमारे देश में वन पार्टी सिस्टम है, बल्कि हमारे यहाँ जो है पूरी तरह से डेमोक्रेसी चलता है। ये डेमोक्रेटिक कंडीशन के अंडर में कांग्रेस 3 बार जीती है। Many parties contested election in the condition of free and fair election, and yet the Congress managed to win election after election. और इसमें ऐसा नहीं था कि अकेली कांग्रेस ही इलेक्शन में खड़ी हुई थी, बहुत सारी पार्टियां खड़ी हुई थी, लेकिन कांग्रेस किसी तरह से मैनेज कर गई 3 इलेक्शन को लगातार जीतने में। And this was similar to the dominance of the African National Congress has enjoyed in South Africa after the end of apartheid. ये ठीक वैसे ही हुआ है जैसे साउथ अफ्रीका में जब अपार्थीड सिस्टम ख़त्म हो गया, रंगभेदी सरकार ख़त्म हो गई, तो ये अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को भी लगातार कई बार जीत मिली है। देखिए एक एग्ज़ाम्पल दिया है, इससे समझाने की आपको कोशिश की गई है कि कहने को आप कहते हो कि हम डेमोक्रेटिक हैं, लेकिन हो नहीं, क्योंकि आप ऐसे तरीके अपनाते हो जिसे डेमोक्रेसी कभी स्वीकार नहीं करेगी। आप देखिए यहाँ पर एक पार्टी जो कि मेक्सिको की है किस तरह से काम करती है। फाउंडेड इन 1929 एज अ नेशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी। इस पार्टी की स्थापना 1921 में हुई थी और लेटर रीनेम्ड इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी और या PRI पार्टी इन स्पेनिश, है ना। और ये पहले नाम इसका नेशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी था, बाद में इसका नाम इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी यानी PRI पार्टी रख दिया गया। और मेक्सिको में ये 6 डिकेड्स तक यानी 60 सालों तक शासन किया इन्होंने। इट रिप्रेजेंट द लीगेसी ऑफ मैक्सिकन रिवोल्यूशन। इनके साथ जो था ये रिप्रेजेंट करते हैं जब मेक्सिको में क्रांति हुई थी उसको।
And originally, PRI has a mixture of various interests, including political and military leader, labor and peasant organization, and numerous political parties. ये कई तरह की मिक्सचर है इसमें इसमें कई लोगों के इंटरेस्ट दिखाई देते हैं, जैसे पॉलिटिकल इंटरेस्ट तो है ही, मिलिट्री लीडर्स भी हैं, लेबर भी हैं, पीजेंट भी हैं, है ना, और कई पॉलिटिकल पार्टीज भी हैं. ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, प्लूटार्को इलास कैलास, the founder of PRI, was able to capture the organization and thereby the government. और ये जो सज्जन है प्लूटार्को इलास कैलिस, ये इन्होंने ही इस पार्टी की PRI पार्टी की स्थापना की थी और किसी तरह से इसको अपने कब्जे में इस पार्टी को अपने कब्जे में रखने में कामयाब हो गए और इस तरह से सरकार भी इन्हीं की बनी थी. इलेक्शंस वर हेल्ड एट रेगुलर इंटरवल, और ऐसा नहीं था कि यहाँ इलेक्शन नहीं होता था, इलेक्शन भी नियमित रूप से होता था. एंड इट वाज PRI विच वन एवरी टाइम, और हर बार ये PRI पार्टी जीतती थी. अदर पार्टी एग्जिस्टेड इन द नेम ओनली सो एज टू गिव द रूलिंग पार्टी ग्रेटर लेजिटिमेसी. दूसरी पार्टियां भी थी, बस दिखाने के लिए थी, ताकि ये लगे कि भाई चलो ये लेजिटिमेट गवर्नमेंट है, गैरकानूनी तरीके से नहीं बनी, है ना, ऐसी पार्टी सरकार बना चला रही है ना, इसलिए बस पार्टियां थी नाम के लिए. The electoral laws were operated in the manner so as to ensure that PRI party always win. यहाँ तक कि इलेक्टोरल लॉ भी ऐसे बने हुए थे, इस तरह से काम करते थे ताकि हर हालत में PRI पार्टी जीते. इलेक्शन वर ऑफन रिग्ड, वहाँ पर बेईमानी भी होती थी, रिगिंग होती थी इलेक्शन में, मैनिपुलेटेड बाय रूलिंग पार्टी, और रूलिंग पार्टी मैनिपुलेट भी करती थी किस तरह से मैं जीत जाऊँ, ये रहता था. इट रूल्स वर डिस्क्राइब्ड एज द परफेक्ट डिक्टेटरशिप, और जो नियम जीतने के लिए इन्होंने बनाए हुए थे, आप कह सकते हैं एक तरह का ये डिक्टेटरशिप ही था, है ना. फाइनली द पार्टी लॉस्ट इन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हेल्ड इन 2000. आखिरकार ये पार्टी जो है 2000 में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हार गई. मैक्सिको इज़ नो लॉन्गर वन पार्टी डोमिनेटेड कंट्री, और अब मैक्सिको जो है वन पार्टी डोमिनेटेड कंट्री नहीं रहा. बट द टैक्टिसेस अडॉप्टेड बाय PRI ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ द डोमिनेंस हैज़ लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑन द हेल्थ ऑफ डेमोक्रेसी. और जिस तरह से PRI पार्टी ने इतने लंबे समय तक वहाँ पर देश के अंदर डोमिनेंट रही कि इसका असर वहाँ की डेमोक्रेसी के ऊपर भी पड़ा, अच्छा नहीं पड़ा, है ना. द सिटीजन हैव येट टू डेवलप फुल कॉन्फिडेंस इन द फ्री एंड फेयर नेचर ऑफ इलेक्शन. और अभी भी वहाँ की जनता जो है वो अभी भी फुल कॉन्फिडेंस नहीं आया है उनको कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन भी हो सकता है, क्योंकि इतनी ज़्यादा बेईमानी और इतने लंबे समय तक बेईमानी हुई है देश के अंदर इलेक्शन में, तो अभी भी जनता वहाँ की विश्वास नहीं करती इन सब चीज़ों पे कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन जैसी भी कोई चीज़ होती है ना. अब आगे देखते हैं कांग्रेस को. The roots of this extraordinary success of Congress party go back to the legacy of the freedom struggle. ये कांग्रेस को जीत मिलने का एकमात्र कारण ये था कि इसके साथ फ्रीडम स्ट्रगल वाली कहानी जुड़ी हुई थी, क्योंकि उस समय और कोई पार्टी इतनी डोमिनेंट थी भी नहीं. हमने तो देखा, आपने देखा ना कि अभी हम लोग दो तीन पार्टियों के बारे में पढ़ चुके हैं जो कि बहुत ज़्यादा प्रभावशाली नहीं रही कांग्रेस की तरह, और ये पहले कांग्रेस में ही थी, बाद में निकल के अलग हुई. कांग्रेस वॉज सीन एज ए इनहेरिटर ऑफ द नेशनल मूवमेंट, और जो राष्ट्रीय आंदोलन हुआ था उसको एक तरह समझिए कांग्रेस ने इनहेरिट कर लिया, ले लिया, है ना. Many leaders who were in the forefront of that struggle were now contesting election as Congress candidate. और जो नेता लोग स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई लड़ रहे थे, वही लोग भारत के स्वतंत्र होने के बाद कांग्रेस के कैंडिडेट बने इलेक्शन में. कांग्रेस वॉज ऑलरेडी अ वेरी वेल ऑर्गेनाइज पार्टी. ये पहले से ही, चूँकि बहुत पुरानी पार्टी है, स्वाभाविक है बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज भी थी. एंड द टाइम ऑफ द अदर पार्टीज कुड इवन थिंक of the strategy, the Congress had already started its campaign. और जब तक लोग अपनी बाकी दूसरी पार्टियां अपना रणनीति बनाएं कैसे इलेक्शन लड़ना है, तब तक तो कांग्रेस जो है कैंपेन शुरू भी कर देती थी इलेक्शन का. इस वजह से क्या था कि अपना प्रभाव जनता पर जमाने में वो कामयाब
हो जाती थी। इन फैक्ट मेनी पार्टीज वर फॉर्म्ड ओनली अराउंड इंडिपेंडेंस आफ्टर दैट, और बहुत सारी पार्टियां तो स्वतंत्रता के बाद बनी, जबकि कांग्रेस बहुत पुरानी पार्टी थी। दस द कांग्रेस हैड द फर्स्ट ऑफ द ब्लॉक एडवांटेज, इसलिए पहली ऐसी प्रभावशाली पार्टी होने के कारण कांग्रेस को फ़ायदा मिल रहा था। By the time of independence, the party had only spread across the length and the breadth of the country, as we have seen in the maps, but also had the organization network down to the local level. और उस समय कांग्रेस जो थी इंडिपेंडेंस के तुरंत बाद पूरे भारत में फैल गई थी। कांग्रेस का प्रभाव जो था पूरे भारत में फैल गया था, जैसा कि हमने मैप में देखा भी है। ये मैप जो कि पहले मैं दिखा चुकी हूँ आपको, देखिए पूरे भारत में, जम्मू कश्मीर में तो खैर उस समय ये नहीं था, इनका अपना संविधान हुआ करता था, और ये सिर्फ केरल ऐसा राज्य था जहाँ पर कम्युनिस्ट पार्टी जीतती थी, है ना, सोशलिस्ट पार्टी। अदरवाइज समाजवादियों का यहाँ पर राज था, जबकि बाकी सारे पूरे देश में जो थी वो कांग्रेस का प्रभाव था। तो मैप को देखकर आपको अंदाज़ा हो ही गया होगा कि कितना प्रभावशाली उस समय कांग्रेस पार्टी थी। Most importantly, as the Congress was still recently a national movement, its nature was all inclusive. All these factors contributed to the dominance of the Congress. और जो भी कांग्रेस पार्टी में आता था वो उसी के अकॉर्डिंग चलना शुरू कर देता था, जिससे क्या हुआ कि कांग्रेस जो है बहुत ही डोमिनेंट पार्टी उस समय दिखती थी। कांग्रेस एज अ सोशल एंड आइडियोलॉजिकल कोलिशन। अब हम देखेंगे कि कांग्रेस ने अपने आप में कैसे सामाजिक और आइडियोलॉजिकल दोनों तरह का कोलिशन किया, यानी मिलाया। You have already studied the history of how Congress evolved from its origin in 1885 as a pressure group. शुरू में कांग्रेस की स्थापना 1885 में जब हुई थी तो एक प्रेशर ग्रुप के रूप में हुई थी, क्योंकि उस समय क्या था, अंग्रेज़ों पर प्रभाव डालना था कि किसी तरह से वो भारत छोड़ें। Newly educated professional and commercial class in the mass movement in the 20th century। और इस तरह से क्या हुआ, ये एक पढ़े लिखे हुए प्रोफेशनल और कमर्शियल क्लास जो थी वो मास मूवमेंट में शामिल हो रही थी 20वीं शताब्दी में। दिस लेड टू द बेसिस ऑफ इट्स एवेंचुअल ट्रांसफॉर्मेशन इनटू मास पॉलिटिकल पार्टी, और इसीलिए इसको मास पॉलिटिकल पार्टी कहा गया, क्योंकि इसमें सब शामिल हुए थे। हिस्ट्री आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि जब कांग्रेस आंदोलन कर रही थी अंग्रेज़ों के विरुद्ध, तो उसमें सभी शामिल हुए थे इसमें। इट्स सब्सिक्वेंट डोमिनेंस ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम, और इसी ने इसको मदद की पॉलिटिकल सिस्टम में इतने डोमिनेंट होने के लिए। The Congress began as a party dominated by English speaker, upper caste, upper middle class and urban elite। और कांग्रेस पार्टी में जो ज़्यादातर डोमिनेंट जो लोग थे वो अंग्रेज़ी बोलने वाले लोग थे, अपर कास्ट के लोग थे, अपर मिडिल क्लास के लोग थे, और शहरों के अमीर लोग थे। बट विथ every civil disobedience movement it launched, it social base widened। लेकिन जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ तो इससे इसका सोशल बेस जो है बहुत बढ़ गया था। वैसे तो अमीर लोग इसमें ज़्यादा थे अंग्रेज़ी बोलने वाले, लेकिन जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ, गांधी जी ने चलाया था, तो उस टाइम क्या हुआ कि बहुत सारे लोग, बहुत अलग अलग इंटरेस्ट वाले लोग इसमें शामिल हुए थे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। एंड इट ब्रॉट टुगेदर डाइवर्स ग्रुप, अलग अलग ग्रुप भी इसमें शामिल हुए, हुज इंटरेस्ट वर ऑफन कॉन्ट्रडिक्टरी। कई बार क्या था, उनकी जो सोच थी, उनकी जो दिलचस्पी थी वो भी बिल्कुल अलग अलग थी। पीजेंट एंड इंडस्ट्रियलिस्ट, किसान थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, अर्बन ड्वेलर्स थे, विलेजर्स थे, वर्कर थे, और ओनर्स थे, मिडिल क्लास, लोअर, अपर क्लास, हर कास्ट के लोग सब इसमें शामिल हुए थे कांग्रेस में।
In the Congress, gradually the leadership also expanded beyond the upper caste and upper class professional to agriculture based leader with rural orientation. और ऐसा नहीं था कि सिर्फ कांग्रेस में अमीर लोग ही थे लीडर, बल्कि कई अलग अलग तरह के प्रोफेशन जैसे किसान वगैरह होते हैं उनके भी लीडर्स इसमें शामिल हुए थे. By the time of the independence, the Congress was transformed into rainbow-like social coalition broadly representing India's diversity in terms of classes, caste, religion and language and various interests. इसलिए जब भारत स्वतंत्र हुआ तो कांग्रेस में हर तरह के नेता थे, एकदम रेनबो की तरह सतरंगा, है ना. जैसे सोशल कोलिशन इतना हर हर तबके को, भारत के हर तबके को रिप्रेजेंट करने वाले नेता उसमें थे. जैसे अलग क्लासेस के, कास्ट के, अलग रिलीजन के, अलग भाषा बोलने वाले लोग, हर तरह के इंटरेस्ट के लोग कांग्रेस में थे. शायद यही कारण था कि शुरू के भारत के स्वतंत्रता के तुरंत बाद 3 इलेक्शन में कांग्रेस को कामयाबी मिली थी. मेनी ऑफ दीज ग्रुप मर्ज विद देयर आइडेंटिटी विद इन द कांग्रेस. बहुत सारे ग्रुप तो स्वतंत्रता के तुरंत बाद कांग्रेस में ही शामिल हो गए थे. वेरी ऑफन दे डिड नॉट एंड कंटिन्यू टू एग्जिस्ट विद इन द कांग्रेस एज अ ग्रुप एंड इंडिविजुअल होल्डिंग डिफरेंट बिलीफ इन द सेंस कांग्रेस वॉज आइडियोलॉजिकल कोलिशन एज वेल. इस तरह से कह सकते हैं आप कि इतने अलग अलग तरह के ग्रुप जब इसमें साथ में शामिल थे तो आप ये कह सकते हैं कि अलग अलग बिलीफ को रिप्रेजेंट करने वाला एक पार्टी कांग्रेस बन गया था. In this sense, Congress was ideological coalition as well. It accommodated the revolutionary and pacifist. इसमें revolutionaries भी थे, pacifists भी थे, conservative भी थे, radical भी थे, extremist भी थे और moderate भी थे, and the right or left all shades of the center. हर तरह के लोग इसमें तब शामिल थे. The Congress was the platform for the numerous group interest and even पॉलिटिकल पार्टीज़ टू टेक पार्ट इन द नेशनल मूवमेंट. और इसके अलावा क्या था, वो एक प्लेटफॉर्म बन गया था कांग्रेस जो है अलग अलग ग्रुप के लिए जो कि नेशनल मूवमेंट में शामिल हुए थे. यानी एक प्लेटफॉर्म बन गया था. लोग आते थे कांग्रेस में शामिल होते थे, फिर अपनी अपनी जो भी आंदोलन में जो भी चीज़ उनको कहनी थी वो कहते थे. इन प्री इंडिपेंडेंस डेज मेनी ऑर्गेनाइजेशन एंड पार्टीज विद देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर वाज अलाउड टू एग्जिस्ट विद इन द कांग्रेस. इवन क्या था, जब स्वतंत्र भारत की स्वतंत्र नहीं हुआ था उस समय भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी थी, पार्टियां ऐसी थी जो कांग्रेस के अंदर ही थी और अपने तरीके से काम कर रही थी. हमने देखा आज भी हम 2 पार्टी ऐसी पढ़ेंगे जिसमें एक तो नहीं है लेकिन एक है पार्टी ऐसी जो कि कांग्रेस के अंदर रह के भी अपने तरीके से काम कर रही थी. Some of these, like Congress Socialist Party, later separated from the Congress and became opposition party. और इस तरह से एक सोशलिस्ट पार्टी भी ऐसी पार्टी है जो कि बाद में कांग्रेस से अलग हो गई और अपोजिशन पार्टी बन गई. Despite differences regarding the method, specific program and policies, the party managed to contain if not resolve differences and build a consensus. लेकिन चाहे जैसे भी हो, डिफरेंसेस रहने के बावजूद भी उन्होंने कुछ अपनी ऐसे मेथड और स्पेसिफिक प्रोग्राम बनाए थे जिसके कारण वो अपनी जो डिफरेंसेस थी उसको सॉल्व करने में कामयाब हो गए थे. टॉलरेंस एंड मैनेजमेंट, तो इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे. तब तक आप वीडियो देखिए, सुनिए, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू वेरी मच.